Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. 15 अगस्त 1947 की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, कालजयी तस्वीर, वो तस्वीर जो जीवंत हो गई। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं धी टीवी की खास सीरीज तस्वीर जो इतिहास बन गई का अंतिम एपिसोड। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। शाम के 5 बजने वाले थे। इंडिया गेट के पास खुले मैदान में तिरंगा फहराया जाना था। माउंटबेटन सरकार ने अनुमान लगाया था कि लगभग 30,000 लोग आएंगे, लेकिन दिल्ली ने उस दिन किसी अनुमान को मानने से मानो इनकार कर दिया था। जहां तक आंख जाती थी सिर्फ इंसानों का समंदर। बल्लियां टूट चुकी थी, रस्सियां उखड़ चुकी थी, दर्शकों के लिए बनाया गया मंच भीड़ में डूब चुका था। पुलिस खड़ी थी, लेकिन भीड़ को रोकने की उसकी सारी कोशिशें बेअसर हो चुकी थी। छतरपुर का किसान रंजीत लाल तो सुबह सुबह अपने गांव से चला था। उसे लगता था कि भारत में इतनी भीड़ शायद केवल गंगा स्नान के मेले में ही होती होगी, और अब वह इस जनसागर में ऐसा फंसा था कि अपने साथ लाई हुई रोटियां खाने के लिए भी हाथ मुंह तक नहीं ले जा पा रहा था। और उधर लेडी माउंटबेटन की सचिव एलिजाबेथ कॉलिंग्स और म्यूरियल वॉटसन जो सलीके से दस्ताने, हैट्स और औपचारिक पोशाकें पहनकर पहुंची थी, कुछ ही क्षणों में उस भीड़ में पसीने से तर अस्त व्यस्त और भयभीत खड़ी थी। एलिजाबेथ ने म्यूरियल का हाथ पकड़कर हाफते हुए कहा, ये लोग हमें रौंद कर मार डालेंगे। और म्यूरियल ने चारों ओर देखते हुए बस इतना कहा, शुक्र है इन लोगों ने जूते नहीं पहन रखे हैं। और उधर पामेला माउंटबेटन वायसराय की 17 वर्षीय बेटी मंच से अभी करीब 100 गज दूर थी। सामने बैठे हुए लोगों की ऐसी सघन दीवार थी कि उसके पार जाना असंभव था। मंच से नेहरू ने उसे देख लिया। उन्होंने पुकारा, लोगों के ऊपर से फांदती हुई मंच पर आ जाओ। पामेला ने जवाब दिया, कैसे आऊं, मैंने ऊंची एड़ी के सैंडल्स पहन रखे हैं। नेहरू का जवाब आया, तो सैंडल उतार लो। और कुछ ही देर बाद भारत के अंतिम वायसराय की बेटी अपनी सैंडल हाथों में लोगों के सिरों और कंधों के बीच से रास्ता बनाते हुए मंच की ओर बढ़ रही थी, और मौजूद भीड़ उसे ऐसा करने में सहयोग कर रही थी। लेकिन मंच पर पहुंचते ही उसके सामने एक ऐसा दृश्य खुला जो बिल्कुल असाधारण था। हजारों माताएं अपने दूधमुहे बच्चों को भीड़ में कुचले जाने से बचाने के लिए उन्हें अपने सिरों के ऊपर उछाल रही थी कि एक हाथ से बच्चे को ऊपर फेंकती और दूसरी छड़ से पकड़ लेती। पामेला को लगा जैसे आसमान से बच्चों की बारिश हो रही हो, और उधर माउंटबेटन अपनी गाड़ी से उतर तक नहीं पा रहे थे। कार्यक्रम की सारी औपचारिकताएं भीड़ निगल चुकी थी, और उन्होंने ऐसे में नेहरू से कहा कि बस ध्वज फहरा दिया जाए। बैंड भीड़ में खो चुका था, सैनिक अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, और फिर स्वतंत्र भारत का केसरिया, सफेद और हरा ध्वज ऊपर उठने लगा। लाखों कंठ एक साथ गूंज उठे। उस क्षण मानो प्लासी की हार, 1857 का दमन, जलियांवाला बाग, लाठियां, जेलें और फांसियां, सब कुछ जैसे एक पल के लिए पीछे छूट गया। 3 शताब्दियों का इतिहास उस एक क्षण के सामने मानो ठहर गया। और तभी आकाश में अचानक इंद्रधनुष उभर आया। भीड़ में किसी अनजान व्यक्ति की आवाज गूंजी कि जब ईश्वर स्वयं ही हमें बधाई दे रहे हैं, तो फिर हमारे सामने कौन टिक सकता है। नीचे तिरंगा लहरा रहा था और ऊपर आकाश में इंद्रधनुष था। और उस क्षण दिल्ली को शायद पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि साम्राज्य समाप्त हो चुका है, भारत स्वतंत्र है। लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण तक पहुंचने से पहले आइए कुछ पल के लिए 14 अगस्त 1947 की उस रात की दिल्ली में चलते हैं, जहां रात उतर चुकी थी, लेकिन दिल्ली सो नहीं रही थी। बल्कि सच कहें तो उस रात कोई सोना ही नहीं चाहता था। सड़कों पर भीड़ थी, लोग घरों से निकलकर शहरों के बीचों बीच चले आए थे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में लालटेन। कहीं देशभक्ति के गीत थे, कहीं नारे, कहीं लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और कहीं बच्चे अपने माता पिता के कंधों पर बैठे उस भीड़ को आश्चर्य से देख रहे थे। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली तक सड़कें लोगों से भरती ही जा रही थी। किसी को जल्दी नहीं थी, क्योंकि यह कोई सामान्य रात नहीं थी। ये वो रात थी जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने किया था। कई लोग शायद पहली बार दिल्ली आए थे, कई ये देखने आए थे कि आखिर वह क्षण कैसा होता है जब किसी देश की सत्ता उसके अपने हाथों में आती है। सरकारी इमारतों पर रोशनी थी, घरों पर तिरंगे थे, हवा में उत्साह था,
और मशहूर लेखक डोमिनिक लेपेरे और लेरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में उस समय का बेहद जीवंत वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 14 अगस्त की शाम होते होते सरकारी इमारतों, सैन्य छावनियों और निजी मकानों से यूनियन जैक उतारे जाने लगे थे। जिस झंडे ने वर्षों तक भारत के आसमान पर ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बनकर जगह बनाई थी, वो धीरे धीरे ध्वज झंडों से नीचे उतर रहा था और उसी के साथ एक साम्राज्य भी इतिहास में उतर रहा था। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भवन रोशनी से जगमगा रहा था। ये वही भवन है जहां कभी ब्रिटिश वायसरायों की विशाल तस्वीरें लगी रहती थी और अब वहां तिरंगे झंडे दिखाई दे रहे थे। कमरे का तो दृश्य ही बदल चुका था, सत्ता का चेहरा बदल रहा था और शायद पहली बार उस इमारत की दीवारें किसी विदेशी साम्राज्य की नहीं, एक नए भारत की कहानी सुनाने वाली थी। लेकिन बाहर क्या हो रहा था? दिल्ली में लोग घरों से निकल चुके थे, लेकिन किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। बस हर कोई उस ऐतिहासिक रात का हिस्सा बनना चाहता था। साइकिलें, कारें, बसें, रिक्शे, तांगे, बैलगाड़ी, यहाँ तक कि घोड़े और हाथी भी, लोग दिल्ली के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। शहर की सड़कों पर जैसे इंसानों का सैलाब उमड़ आया था। गांवों से आए लोग अपने बच्चों के साथ लेकर पहुंचे थे। पुरुषों ने नई पगड़ियां पहनी थी, महिलाओं ने नई साड़ियां, बच्चे माता पिता के कंधों पर बैठे थे और हर तरफ एक ही खबर थी कि अंग्रेज जा रहे हैं, भारत आजाद हो गया है और आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे। और कई ग्रामीणों के लिए तो ये बात इतनी बड़ी थी कि वे ठीक ठीक समझ भी नहीं पा रहे थे कि आजादी आखिर होती क्या है। उनके लिए आजादी का मतलब था कि अब अंग्रेज नहीं होंगे और अब शायद खेतों में ज्यादा फसल होगी, अब पशु ज्यादा होंगे, अब गाय ज्यादा दूध देंगी, अब आने जाने पर रोक नहीं होगी। एक जगह तो लोगों ने बस में टिकट देने से ही इनकार कर दिया। तर्क था कि अब हम आजाद हैं और आजाद देश में कोई टिकट देता है क्या? और एक भिखारी तो उस जगह पहुंच गया जहां विदेशी मेहमानों के लिए व्यवस्था थी। सिपाही ने उनसे पूछा, तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ है? वो शायद सवाल को समझ ही नहीं पाया। उसका जवाब था, इनविटेशन? अब कैसा इनविटेशन? हम आजाद हो गए हैं, अब कोई बड़ा छोटा नहीं होगा और सब बराबर होंगे। शायद यही आजादी की सबसे मासूम तस्वीर थी, क्योंकि उस रात किसी को नहीं मालूम था कि आजाद भारत कैसा होगा। हर व्यक्ति के मन में अपने भारत की एक तस्वीर थी। किसी के लिए आजादी ज्यादा अनाज थी तो किसी के लिए ज्यादा दूध, किसी के लिए बराबरी, किसी के लिए सम्मान, किसी के लिए बस इतना कि अब कोई विदेशी हमारे सिर पर शासन नहीं करेगा। रात गहराती गई। उधर दिल्ली की सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, उधर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतिहास लिखा जाने वाला था और रात करीब 11 बजे सभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। भारत के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिनिधि उस भवन में बैठे थे। भाषा अलग, धर्म अलग, क्षेत्र अलग, विचार अलग, लेकिन उस रात उन सब के सामने बस एक ही सपना था, एक स्वतंत्र भारत। और फिर धीरे धीरे घड़ी की सुइयां उस क्षण की ओर बढ़ने लगी जिसका इंतजार एक पूरी पीढ़ी ने किया था। आधी रात बाहर आसमान में बादल थे, अचानक बिजली चमकी और फिर मानसून की बारिश शुरू हो गई। सभा भवन के बाहर हजारों लोग खड़े थे। बारिश उनके कपड़े भिगो रही थी, लेकिन कोई वहां से हट नहीं रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में भारत आजाद होने वाला था। और फिर घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया। 14 अगस्त समाप्त हुआ, 15 अगस्त शुरू हुआ। लेकिन उस रात सिर्फ एक तारीख नहीं बदली, एक युग खत्म हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर शासन समाप्त हुआ और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन उसी हवा में एक अनकहा दर्द भी था, क्योंकि देश आज़ाद होने जा रहा था और उसी समय देश का एक हिस्सा उससे अलग हो रहा था। पंजाब और बंगाल में हिंसा थी, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर थे और इसलिए दिल्ली की उस रात में खुशी और बेचैनी दोनों साथ मौजूद थी। और रात करीब 11 बजे संविधान सभा का विशेष अधिवेशन शुरू हो चुका था और कुछ ही देर बाद जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उनके सामने स्वतंत्र भारत था और उन्होंने कहा, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यानी आधी रात की उस क्षण जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, भाग्य से गुप्त भेंट, यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नेहरू ने कहा कि आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का, और इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। और फिर उन्होंने स्वतंत्र भारत की असली जिम्मेदारी को सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को मिटाना।
और यही वह बिंदु है जहां आज़ादी केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं रह जाती, वह राष्ट्र निर्माण का संकल्प बन जाती है। लेकिन उन्होंने यहाँ चेताया भी कि कोई देश तब तक महान नहीं बन सकता कि जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हो। और यहीं पर अब आपको एक बेहद ज़रूरी बात भी बताते चले। आज हम हर साल जिस लाल किले से प्रधानमंत्री की तिरंगा फहराने की तस्वीर देखते हैं, वह परंपरा उस दिन लाल किले से शुरू नहीं हुई थी। 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था। एपिसोड की शुरुआत में जो घटना मैंने आपको बताई वो इसी पार्क की थी और अगले दिन 16 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। यानी जिस लाल किले को आज हम स्वतंत्रता दिवस की पहचान के रूप में देखते हैं, उस पर आज़ाद भारत का पहला तिरंगा 16 अगस्त को चढ़ा था। और वह तस्वीर आज इतिहास की सबसे पहचानने योग्य तस्वीरों में से एक है। अब बस एक सवाल सामने था कि जिस भारत के लिए 3 शताब्दियों का संघर्ष हुआ, अब उस भारत को बनाया कैसे जाए। और इस सवाल का जवाब केवल दिल्ली की सत्ता में नहीं था, उसका एक उत्तर उस रात कलकत्ता में गांधी के पास था। क्योंकि दिल्ली में आधी रात को जब भारत अपनी स्वतंत्रता का स्वागत कर रहा था, उसी समय इस कहानी का सबसे बड़ा पात्र उस समारोह से सैकड़ों मील दूर था। महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, वे कलकत्ता के बेलियाघाट स्थित हैदरी मंजिल में थे, एक ऐसे शहर में जिसने कुछ समय पहले सांप्रदायिक हिंसा की भयावहता देखी थी। गांधी 13 अगस्त को यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा स्थान चुना था जो हिंसा से प्रभावित और मुस्लिम आबादी के निकट था। उनके साथ बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी थे। गांधी का उद्देश्य था कि राजनीतिक सत्ता के उत्सव में शामिल होना नहीं, बल्कि उस शहर में हिंदू मुस्लिम शांति कायम करना जहां आज़ादी से ठीक पहले समाज लगभग टूट चुका था। 14 अगस्त की शाम वहां भीड़ जमा थी, लेकिन यह दिल्ली की तरह विजय का जश्न मनाने वाली भीड़ नहीं थी। यह वो कलकत्ता था जहां कुछ ही समय पहले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और अब गांधी उसी शहर में दोनों समुदायों को एक साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन उनकी प्रार्थना सभा में लगभग 10,000 लोग पहुंचे। गांधी ने घोषणा की कि 15 अगस्त को वे उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और चरखा काटेंगे। उन्होंने साफ कहा कि कल हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होंगे, लेकिन आधी रात से हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए कल का दिन खुशी और शोक दोनों का दिन होगा। दिल्ली में स्वतंत्रता का उत्सव था और गांधी की आंखों के सामने सवाल था कि क्या यह स्वतंत्रता भारतीयों को एक दूसरे से बचा भी पाएगी। और फिर 14 अगस्त की रात प्रार्थना के बाद गांधी अपने चरखे पर बैठे, फिर लगभग 11 बजे विश्राम के लिए चले गए। और फिर जब आधी रात को दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ, गांधी सो रहे थे। वे लगभग रात 2 बजे जागते हैं, लेकिन उनके पास आने वालों की कमी नहीं थी। 15 अगस्त की सुबह से ही हैदरी मंजिल के बाहर लोगों का आना शुरू हो गया था। हिंदू आए, मुसलमान आए, आम लोग आए गांधी का दर्शन करने, उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने। और गांधी ने उस दिन वही किया जिसे वे भारत की स्वतंत्रता का सबसे सच्चा उत्सव मानते हैं। दिल्ली में नेहरू कह रहे थे कि इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, और कलकत्ता में गांधी मानो पूछ रहे थे कि स्वतंत्रता में इंसान की सुरक्षा कहाँ है। और यही वह विरोधाभास है जो 15 अगस्त 1947 को केवल उत्सव का दिन नहीं रहने देता। एक तरफ संविधान सभा में स्वतंत्र भारत की संप्रभु सत्ता का जन्म हो रहा था, दूसरी तरफ गांधी उस स्वतंत्रता की नैतिक परीक्षा ले रहे थे। अगर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। और इसीलिए गांधी का दिल्ली के समारोह में न होना कोई अनुपस्थिति नहीं थी, वह अपने ढंग से उसी स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश थी जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। और इतिहास ने उस दिन एक असाधारण दृश्य देखा। दिल्ली में आज़ादी का जश्न मन रहा था तो कलकत्ता में गांधी आज़ादी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद गांधी जी के प्रयासों का इतना असाधारण परिणाम निकलेगा कि लोग उसे कलकत्ता मिरेकल कहेंगे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता की कहानी सिर्फ दिल्ली और कलकत्ता की कहानी नहीं थी। उसी समय देश के दूसरे शहर भी अपने अपने ढंग से उस ऐतिहासिक क्षण को जी रहे थे। पुणे में भी 15 अगस्त की सुबह एक ऐसा शहर जाग रहा था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की कई निर्णायक हलचलों को अपनी आंखों से देखा था। सड़कों पर रात से सजावट थी। लक्ष्मी रोड, बुधवार रोड, शिवाजी नगर और स्टेशन रोड, हर तरफ तोरण, पताकाएं और रोशनी। जगह जगह लिखा था, हिंदुस्तान आज से स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र चिरायु हो, जय हिंद। 3 दिन और 3 रात तक शहर रोशनी में डूबा रहा। नगर पालिका की इमारत, मंडी और शहर के दूसरे प्रमुख भवन जगमगा रहे थे। दुकानें, बैंक, दफ्तर, सिनेमा घर, किसी ने अपने दरवाजे बंद करके उस दिन को नहीं देखा। पूरा शहर जैसे उत्सव में बदल गया था। लेकिन पुणे की स्वतंत्रता का सबसे अर्थपूर्ण दृश्य था शनिवार वाड़ा का। कभी यही वह स्थान था जहां मराठा सत्ता का वैभव दिखाई देता था, फिर औपनिवेशिक सत्ता के विस्तार के साथ ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रतीक बना और अब उसी ऐतिहासिक परिसर में तिरंगा ऊपर उठ रहा था। 15 अगस्त 1947 को क्रांति सिंह नाना पाटिल ने शनिवार वाड़ा पर तिरंगा फहराया।
और ये केवल ध्वजारोहण नहीं था। जिस सत्ता ने कभी इस भूमि के राजनीतिक आकाश से भारतीय प्रतीकों को नीचे उतारा था, उसी इतिहास के बीच अब स्वतंत्र भारत का ध्वज ऊपर उठ रहा था। और पुणे ने स्वतंत्रता को केवल नारों से नहीं मनाया। यरवदा जेल से 630 कैदियों को भी रिहा किया गया। उनमें ऐसे लोग भी थे जो राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल में बंद थे। मानव स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं था कि सत्ता अंग्रेजों के हाथ में नहीं रही, बल्कि यह भी था कि जेल के दरवाजे खुले, होटल में मुफ्त चाय, मिलों में मुफ्त अनाज पिसना, सिनेमा घरों में मिठाइयाँ और नारियल बांटना, दुकानों में मुफ्त सेवाएं। आम आदमी ने अपनी तरह से आज़ादी का स्वागत किया। स्कूलों और कॉलेजों में जुलूस, सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। और यही इस पहले स्वतंत्रता दिवस की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। दिल्ली में सत्ता बदली थी, कलकत्ता में गांधी शांति की परीक्षा दे रहे थे और पुणे में आम जनता उस स्वतंत्रता को अपने जीवन के उत्सव में बदल रही थी। और फिर नजर जाती है बंबई पर। बंबई में स्वतंत्रता का स्वागत बिल्कुल दूसरे रंग में हुआ। 14 अगस्त की मध्य रात्रि जैसे ही सत्ता हस्तांतरण का क्षण आया, मिलों और कारखानों के सायरन, रेलवे इंजनों की सीटी और बंदरगाह में खड़े जहाजों के हॉर्न एक साथ गूंज उठे। शहर को केवल रोशनी से नहीं, औद्योगिक भारत की अपनी आवाज से स्वतंत्रता का स्वागत करते हुए सुना गया। 15 अगस्त के लिए वहां बाकायदा समारोहों की विस्तृत योजना बनाई गई। सुबह होमगार्ड्स को कलर्स की प्रस्तुति, दोपहर ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण और शाम ओवल मैदान में ध्वजारोहण, सलामी और सैन्य परेड। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अब गॉड सेव द किंग नहीं बजाया जाएगा, इसके स्थान पर वंदे मातरम गाया जा सकता था। यानी परिवर्तन केवल झंडे का नहीं था, राजकीय प्रतीकों की भाषा बदल रही थी, सत्ता की भाषा बदल रही थी और धीरे धीरे उस शासन की पूरी औपनिवेशिक शब्दावली बदली जा रही थी। और जिस भारत को आज़ादी मिली थी, वह भारत वास्तव में था कैसा? क्योंकि 15 अगस्त की सुबह केवल एक आज़ाद देश का जन्म नहीं हुआ था, एक ऐसा देश भी जन्मा था जिसके सामने विभाजन था, शरणार्थियों का महासंकट था, सांप्रदायिक हिंसा थी, गरीबी और खाद्य संकट था, रियासतों का प्रश्न था, सीमाओं की अनिश्चितता थी और करोड़ों लोगों के सामने यह सवाल था कि अब इस स्वतंत्रता को एक स्थिर राष्ट्र में बदला कैसे जाए। ब्रिटिश सत्ता चली गई, लेकिन भारत का राष्ट्र निर्माण अभी शुरू हुआ था। और शायद इसी वजह से नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति उत्सव की नहीं, जिम्मेदारी की थी कि द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। यही वह क्षण था जहां स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ और राष्ट्र निर्माण शुरू हुआ, जहां उस समय लाखों लोगों के बीच तिरंगा लहराया था और आकाश में अचानक एक इंद्रधनुष उभर आया था। 3 रंगों वाले उस ध्वज के ऊपर प्रकृति ने जैसे अपना अलग ही संदेश लिख दिया था। 300 वर्षों की औपनिवेशिक कहानी के ऊपर एक स्वतंत्र भारत का पहला रंगीन हस्ताक्षर। ये थी वो तस्वीर जो आज भी पीढ़ियों के भीतर जीवित है। और शायद इसीलिए तस्वीर जो इतिहास बन गई कि आखिरी तस्वीर भी वास्तव में आखिरी नहीं है, क्योंकि वह तिरंगा आज भी लहरा रहा है। जय हिंद।